बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, 14 मई को आपको याद होगा तुर्की के अंदर इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस से पहले मैंने आपको बताया था, डिटेल में एक एपिसोड किया था इस पर, कि वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा था तैयब एर्दोगन के ख़िलाफ़। और उन्होंने, बहुत सारों ने तो बल्कि ऑलमोस्ट डिक्लेयर ही कर दिया था कि एर्दोगन हार रहा है। और उन्होंने कहा था कि ये वाले जो इलेक्शंस हैं ये एर्दोगन के सियासी कैरियर के सबसे मुश्किल इलेक्शंस हैं। और इनके मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं, कमाल कलीच साहब, विजिबली नज़र आ रहा था कि यूरोपियन और अमेरिकन जो मीडिया था वो इनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। इसकी वजह बुनियादी ये है कि कमाल कलीच साहब जो हैं, अगर आप उनकी आइडियोलॉजी देखें, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब की पार्टी के मेंबर हैं, तो उनकी अगर आप आइडियोलॉजी देखें तो कुछ इस तरह की है जो कि डायरेक्टली वेस्ट वालों को सपोर्ट भी कर रही होती है। यानी उनके जो विचार हैं, व्यूज़ हैं, ये सेक्युलर किस्म के हैं। अनलाइक एर्दोगन थोड़ा सा इस्लामिस्ट लीडर है और वो इस्लामी आइडियोलॉजी से मुतासर नज़र आता है। इसके वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो कि मजहबी नज़रियात के हामिल हैं। तो एर्दोगन की बजाय ये जो कैंडिडेट थे ना, कमाल कलीच साहब, इनको ज़्यादा यूरोप के अंदर और अमेरिका में पजीराई हासिल है। लेकिन जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए 14 मई को, वो हैरान कुन थे। मतलब माना यह जा रहा था ना कि एर्दोगन पीछे रहेगा। अच्छा, एर्दोगन के लिए ये जो तासुर बनाया गया कि ये हार रहे हैं, इसको जायल करने के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला एर्दोगन ने कि 17 लाख लोग जमा करके दिखाए उन्होंने रैली के अंदर। एक उन्होंने जलसा किया, 17 लाख लोग लेकर आ गए। तुर्की की हिस्ट्री के सबसे बड़े जलसों में से एक कर दिया उन्होंने। तो इलेक्शंस जब हुए तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। वो यूं कि एर्दोगन 49.2% वोट ले गए और ये जो उनके मुखालिफ थे ये कोई 44-45% पे रहे ये। और ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि माना ये जा रहा था वेस्ट में कि एर्दोगन पीछे रहेगा, ये आगे रहेंगे। लेकिन एर्दोगन तो आगे रहा। अलबत्ता हुकूमत बनाने के लिए जो 50% रिक्वायर्ड वोट होते हैं वो नहीं मिले चूँकि, तो इसीलिए रन ऑफ इलेक्शन होंगे। अब रन ऑफ होंगे 28 तारीख को, संडे वाले दिन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मामलात हल हो चुके हैं। इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन कि एर्दोगन ही अगले प्रेसिडेंट होंगे 5 साल के लिए, क्योंकि इन दो बड़ी पार्टियों के अलावा वो जो तीसरी पार्टी थी सिनान ओगन की, अब सिनान ओगन को अनएक्सपेक्टेडली 5% से ज़्यादा वोट मिले। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये इतने ज़्यादा वोट ले लेंगे, लेकिन वो ले गए इतने ज़्यादा वोट। अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी भी। ये किंग मेकर के तौर पर देखे जा रहे थे कि ये कहाँ जाते हैं, ये उधर जाते हैं, कमाल कलीच के पास जाते हैं या ये एर्दोगन के पास जाते हैं। तो इन्होंने फैसला कर लिया है कि मैंने कहाँ जाना है। इन्होंने सिर्फ एक कंडीशन रखी थी कि जो कुर्दों की पॉलिसी है ना, वो अगर नर्म पॉलिसी होगी तो फिर मैं उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा। और कमाल कलीच की जो पॉलिसीज़ हैं कुर्दों के लिए वो थोड़ी सी नर्म है। बहुत सारे जो तुर्की के अंदर कुर्द रहते हैं वो कमाल कलीच को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि एर्दोगन की जो पॉलिसी है वो टर्किश नेशनलिस्ट पॉलिसी है। तो सिनान ओगन ने एर्दोगन को फेवर करने का ऐलान कर दिया, सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि इफेक्टिवली एर्दोगन के जो वोट है ना अलायंस के, वो 50% से ज़्यादा हो गए। अब जब ये वोट 50% से ज़्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब है कि एर्दोगन अगला प्रेसिडेंट सर्टेन है, श्योरली बन जाएगा। नाउ आते हैं इस सवाल पे कि इसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि देखें तुर्की दुनिया के अहम तरीन मुल्कों में से एक है। तुर्की के जो इलेक्शन है ये सारी दुनिया देख रही होती है, यूरोप वाले देख रहे हैं। यूरोप का दरवाज़ा है ना तुर्की, जियोग्राफिकल इसकी तरह लोकेशन देखें तो सही, इसके एक तरफ मिडल ईस्ट शुरू होता है, दूसरी तरफ यूरोप शुरू होता है, बीच में तुर्की है। दरवाज़ा है मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच, ये है तुर्की। और रशियंस भी देख रहे थे क्योंकि नेटो का मुल्क है और नेटो का ये वाहिद मुल्क है जिसके कुछ बेहतर रिलेशंस हैं रशिया के साथ। और अमेरिकन्स भी देख रहे थे, जाहिर सी बात है अमेरिका का भी तुर्की के अंदर एक मफाद है। तो सारी दुनिया देख रही थी कि कौन आ रहा है। अब एर्दोगन के आने के बाद असर ये पड़ना है कि एर्दोगन की जो पॉलिसीज़ थी रशिया के हवाले से वो कंटिन्यू रहेंगी। बीच में ये बात आ रही थी ना कि जो S-400 की डील करके गया है एर्दोगन, ये ख़त्म होगी डील और खामोशी के साथ इसके बदले में अमेरिका के F-35 आ जाएंगे, क्योंकि वो जो कमाल कलीच साहब हैं वो प्रो वेस्ट हैं। तो वो तो नहीं होने जा रहा, वो S-400 की डील ही जारी रहेगी। और इसी तरह से जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन एक स्टार्ट की थी, ईरान के साथ एर्दोगन ने टाइज नॉर्मलाइज कर दिए, UAE के साथ ज़बरदस्त टाइज कर दिए उन्होंने।
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ मेरे ख्याल से ये बढ़ रहे हैं, इतने ज़बरदस्त टाइज इन्होंने कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया के साथ इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, और इजिप्ट के साथ और सीरिया के साथ, ये कमाल की बात है, सीरिया के साथ भी इनके टाइज में एर्दोगान का ये जो इलेक्शन से पहले आखिरी कुछ महीने थे ना, उसके अंदर सीरिया के साथ इनके टाइज बहुत अच्छे हो गए थे। और कतर के साथ तो खैर मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पता है ये जब ज़ल्ज़ला आया ना वहाँ पर तुर्की के अंदर, तो कतर वाले जो थे सबसे पहला गालिबन जो मुल्क थे ना जो वहाँ पर आए थे, कतर वाले वहाँ पर ऑफिशियली आके बैठ गए और उन्होंने खुद ही रिहेबिलिटेशन और ये काम स्टार्ट कर दिया। इतने ज़बरदस्त टाइज हैं कतर वालों के टर्की के साथ। तो एर्दोगान को मानना पड़ेगा कि इसने एक नई जान डाली हुई है तुर्की के फॉरेन रिलेशंस में। अगर आप 20 साल पहले एर्दोगान से पहले का टर्की देखेंगे ना, तो ये पावर नहीं था टर्की का 20 साल पहले। एर्दोगान ने एक नया टर्की बनाया है, जैसी डेवलपमेंट उसने कराई है, जैसी उसने टर्की की इकोनॉमी को बूस्ट दिया है, तो मेरे ख्याल से ये अनप्रेसिडेंटेड था टर्की की हिस्ट्री में, पहले कभी नहीं देखा गया इस तरह। टर्की भी डिस्टर्ब्ड किस्म का मुल्क रहता था, वहाँ पर भी ऐसे ही मार्शल लॉ लगते थे, फौजी डिक्टेटर आते थे, फिर पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते थे। खुद एर्दोगान की पार्टी के ऊपर और एर्दोगान के ऊपर कई मरतबा बैन लगा था वहाँ पे। आपको पता है ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इनके ऊपर कई मरतबा बैन, ये जिस पार्टी में जाते थे पार्टी बैन हो जाती थी। इनके साथ पब्लिक सपोर्ट थी, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत सारी फोर्सेज इनको पसंद नहीं भी करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस सियासतदान के साथ पब्लिक सपोर्ट होती है ना, तो वो फिर निकल आता है बहरानों से। तो एर्दोगान जो है वो क्राइसिस से निकल के कितना बड़ा लीडर बना है, ऐसे ही नहीं बना बैठे बैठे। अच्छा, रशियंस जो हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा खुश होंगे इन रिजल्ट्स पे, ये जो एर्दोगान साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि एर्दोगान की जो रशिया पॉलिसी है वो अमेरिका या वेस्ट वालों के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो टर्की के इन्फ्लुएंस में है। वो मेड इन टर्की पॉलिसी है उनकी। वो बैलेंस करके चलते हैं, रशिया और अमेरिका और वेस्ट वालों को बैलेंस करके चलते हैं। ये चीज़ भी वेस्ट वालों को पसंद नहीं होती। वो कहते हैं ये हमारे नेटो के मेंबर हैं, तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही करें। लेकिन एर्दोगान ऐसा नहीं, एर्दोगान अपने पत्ते जो है ना वो बड़ा केयरफुली प्ले कर रहा होता है। अब संडे को देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट फिर भी है जिसके बारे में मेंशन करना ज़रूरी है अभी भी। वो कहते हैं ना आखिर में ट्विस्ट इन द टेल कहते हैं, जो थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर ये भी है कि ये जो सिनान ओगन साहब की पार्टी है, जिन्होंने अपनी सपोर्ट एर्दोगान के लिए अनाउंस की हुई है, इनकी पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ है कि ये इनका ज़ाती फैसला है, अभी हमने फैसला नहीं किया कि एर्दोगान को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। लीडर ये है सिनान ओगन, इसने ऐलान कर दिया है। लेकिन चूंकि ये जब कैंपेन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इनके वोटर्स जिन्होंने एर्दोगान की पॉलिसीज़ के खिलाफ जाकर सिनान ओगन को वोट किया था। और वो वैसे कमाल कलीच को भी पसंद नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है, इनका अपना वोटर है। लेकिन ये एक थोड़ी सी स्प्लिट वहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन ये होपफुली रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सिनान ओगन एक बड़े कद का लीडर है अपनी पार्टी के अंदर। होपफुली वो सबको एक पेज पर लेकर आ जाएगा। इन्होंने कर दिया ना अनाउंस, तो इसका मतलब है कि हो जाएगा। नेवरदलेस एर्दोगान का अपना भी वोट है और 49.2% उन्होंने अगर फर्स्ट राउंड में ले लिया है। तो फिर भी वैसे अगर इनको सपोर्ट ना भी होती सिनान ओगन की, तो अपने बलबूते पे भी एर्दोगान जो है वो विक्ट्री लेने के इस वक्त पोजीशन में है सेकंड राउंड के अंदर।